की न्यूज खबरों का कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर भाजपा समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर। सीएम धामी ने 3 दिन के राजकीय शोक की प्रदेश में की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर लगाई रोक। मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा निदेशक के रूप में सरकारी सदस्य की होगी नियुक्ति। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह ने चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। आशा कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से श्रमिकों के हित में निकाली रैली। समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी सीएम को सौंपा ज्ञापन। एईजेई पेपर मामले में एसआईटी जज चार्जशीट करेगी दाखिल। पटवारी परीक्षा से भी अधिक हो सकते हैं आरोपी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 135 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 72 कोरोना केस देहरादून के हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री विधानसभा बागेश्वर के विधायक चंदन रामदास आज बागेश्वर में विधानसभा में भ्रमण के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने से निधन हो गया है। सीएमओ बागेश्वर दुर्गा प्रसाद जोशी के निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि ब्लड प्रेशर अधिक होने और ऑक्सीजन की कमी के कारण अचानक से दर्द उठा। पहले अटैक में हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद दोबारा मंत्री जी को दर्द उठा। दुर्भाग्यवश मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। दुखद घटना है। माननीय मंत्री जी एकदम थोड़ा सा जो फील कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया गया। और जो फौरी तौर पे था तो वो एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे थे, तब तक हम उनका सेकंड फ़ोन आया कि उनको अभी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो पूरी मेडिकल टीम को अटेंड किया एंड वी हैव शिफ्टेड हिम। आईसीयू में हम ले आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उनको बचा नहीं पाए। कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अंजू लूठी गंगोरीहाट विधानसभा के दौरे पर पहुंची। गंगोरीहाट और बेरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंजू लूठी का जोरदार स्वागत किया। बेरीनाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अंजू लूठी ने कांग्रेस को गांव-गांव जाकर मजबूत करने, आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की है। बेरोजगारी बढ़ाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। सहारनपुर दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू महेंद्र लूठी सहित कई नेता मौजूद रहे। मांगों को सदन में रखना चाहिए। जिंदाबाद करण महाराज, जिंदाबाद हरीश रावत, जिंदाबाद। गुड्डू जी, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह लूठी जी, गुड्डू जी, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा। आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार ये गंगोलीहाट बैरीनाग में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आई हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आप लोगों के आपसी मतभेद है या गुटबाजी से ऊपर उठकर हमें संगठन की मजबूती के लिए काम करना है, तभी कांग्रेस क्या कहते हैं अपने मुकाम को हासिल करेगी। चाहे वो अभी नगर पंचायत के चुनाव है या फिर लोकसभा के चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर उस पर विजय हासिल करेगी। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने आए पंजाब के प्रिंस खत्री एवं उनके साथी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बाबा के दर्शन सुगमता से हो गए हैं। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बनारस से आए तीर्थयात्रियों ने भी केदारनाथ धाम की सभी व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। उम्मीद नहीं थी कि मैं बाबा के दर्शन कर पाऊंगा, पर कल जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुविधाएं जो दी हुई हैं, RFI टैग दिया हुआ है, QR कोड दिया, परसों हमने उसको लिया, कल हमने उसको स्कैन कराया और फिर कल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी गौरीकुंड से। रास्ते में व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, बहुत परफेक्ट लगा। जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से भी बहुत बढ़ के लगी यहाँ की व्यवस्थाएं। साफ़ सफाई का बहुत निहायत ध्यान रखा हुआ है। ऊपर भवन पे भी बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा हिसाब किताब था और प्रशासन के द्वारा जो भी फैसिलिटी किया गया था, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। केदारनाथ आया था, केदारनाथ में जगह जगह पुलिस वालों ने सुविधा कर रखी है, कोई जाम नहीं लगने दे रहे।
इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है कि ट्रैफिक को वो खुद खड़े होके खोल रहे हैं, और जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे खुद वो मास्क पहन के और अपना ट्रैफिक खुलवा रहे हैं और लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चंद्र राम दास का निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। तबीयत खराब होने के कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। जिस जिले में उनका अंतिम संस्कार होगा, उस राज्य के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जी जी बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक है? लक्सर में निर्माणाधीन अंडरपास के बंद कार्य को शुरू कराए जाने और अंडरपास का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट घोषित कर वसूली करने की मांग रेल मंत्री से की गई है। स्थानीय निवासी पिछले 13 साल से रेल अंडरपास निर्माण के लिए संघर्षरत हैं। पिछले दिनों लंबे समय तक चले धरना प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे मंडल रेल प्रबंधक समेत अन्य अधिकारियों को स्तरीय निरीक्षण के बाद यहां अंडरपास बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन कार्य की बेहद धीमी गति के चलते निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाए। शनिवार को अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी भराव किए जाने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेल अधिकारियों का घेराव किया है। कार्य के चलते रेलवे ट्रैक सड़क पर दरारें आ रही है, जिसकी वजह से कार्य को रोका गया। समाजसेवी अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर मामले में अवगत कराया। मंत्री के माध्यम से बताया गया कि लक्सर रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य का प्रवेश द्वार है। पिछले 13 वर्षों से रेल अंडरपास निर्माण की मांग की जा रही। लंबे संघर्ष के बाद रेल अंडरपास का निर्माण कार्य 6 माह पूर्व शुरू हो गया था, लेकिन अंडरपास के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में पानी आ जाने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। पत्र में कहा गया कि भारतीय रेलवे समुद्र में बड़े बड़े ट्रैक बनाकर ट्रेन चला सकता है। जो रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पिछले 1 सप्ताह पूर्व रोक दिया गया था। जब स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर इसकी जानकारी ली तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बताया गया कि भूमि से जल निकासी अधिक होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है और वापस जो 20 फुट का गड्ढा खोदा गया उसको बंद किया जा रहा है। जब इसकी सूचना हमारे द्वारा रेलवे के अधिकारियों को दी गई तो तत्काल उन्होंने मौके पर आकर इसका संज्ञान लिया, परंतु वो बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट गए। इसलिए मजबूरन मुझे माननीय रेल मंत्री को एक पत्र प्रेषित करना पड़ा। और इसी बीच आपको डोईवाला से बड़ी खबर बता देते हैं। डोईवाला से बड़ी खबर, भैंस चोरी में इस्तेमाल वाहन बरामद। आरोपी भैंस चोर सहारनपुर का है निवासी। आरोपी भैंस चोर सहारनपुर का निवासी है। बुल्लावाला गांव से चुराई थी भैंस। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी की भैंस और कटरा बरामद। आरोपी भैंस चोर सहारनपुर का निवासी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में किया पेश। डोईवाला से एक और खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला से खबर, पुलिस ने पकड़ा भैंस चोर। आरोपी से चोरी की भैंस और कटरा बरामद। पुलिस ने पकड़ा भैंस चोर। पुलिस ने पकड़ा भैंस चोर।
और डोईवाला से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला से खबर, सेना के वाहन में लगी आग। डोईवाला से खबर, सेना के वाहन में लगी आग। लाल तप्पड़ में फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा। बाल बाल बचे वाहन में सवार सैनिक। रायवाला थाना क्षेत्र के छदरवाला की ये घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए 4:30 बजे की ये घटना है जब सेना का वाहन डोईवाला की तरफ से हरिद्वार के लिए जा रहा था, हरिद्वार रोड पर। तो ये लाल तप्पड़ के पास यानी कि रायवाला पुलिस थाने क्षेत्र का ये एरिया है, फ्लाईओवर, वहां पर ये घटना घटी है। आगजनी इस सेना के वाहन में हुई है। हालांकि बड़ी घटना होने से टल गई, जो सैनिक थे वो बाल बाल बच गए। लेकिन जैसे ही आग की सूचना पुलिस को मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचाई गई और वाहन में जो आग लगी थी उसको बुझाई गई। तो राहगीर चलते तमाम लोगों ने इसका वीडियो भी शूट किया। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो हड़कंप मचा कि आखिर आग कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने देखा सैनिक जो गाड़ी में बैठे हुए सैनिक थे वो उतर गए थे। गाड़ी के पीछे के हिस्से में बताया जा रहा कि आग लगी थी, जिसके बाद वो पूरी गाड़ी में आग लग गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और ये वाहन की आग को बुझाया गया है। तो लाल तप्पड़ के पास कोई जानकारी मिली है राजकुमार जी? बिल्कुल, देखिए सेना की तरफ से भी इसमें जांच की जा रही है किन कारणों से आग लगी है। फिलहाल अभी एक घटना के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन सिर्फ इतनी सूचना दी गई है कि हाँ, एक सेना के वाहन में आग लगी है। ये वाहन देहरादून की तरफ से हरिद्वार की तरफ जा रहा था और लाल तप्पड़ के पास फ्लाईओवर है जो रायवाला पुलिस थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें आग लगी है। तो आग की घटना की जांच पुलिस के द्वारा भी की जा रही है और सेना के द्वारा भी की जा रही है। फिलहाल जो ड्राइवर था और एक सैनिक और थे, दोनों सुरक्षित हैं और फिलहाल हम कह सकते हैं कि बड़ी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से सेना के वाहन में आग लगी है उससे हड़कंप जरूर मच गया था कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन गनीमत है कि सकुशल दोनों सैनिक उतर गए थे गाड़ी से, इसलिए सिर्फ गाड़ी में ही आग लगी थी और गाड़ी जलकर पूरी तरह से। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्र अधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल से पूछा, डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज देने वाले उच्च अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जून की तिथि निश्चित की है। आपको बता दें कि वन क्षेत्र अधिकारी संघ की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है और रेंज अधिकारियों को रेंज चार्ज से वंचित किया जा रहा है। पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज नहीं दिया जा सकता और रेंज चार्ज देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आदेश पारित किया था कि जो उच्च अधिकारी यानी डीएफओ, डायरेक्टर जो है नेशनल पार्क्स के, जो इस तरीके से डिप्टी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज दे रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागाध्यक्ष शुरू करें। परंतु कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं शुरू की गई। आज दूसरी बार जो पीसीसीएफ है विनोद सिंघल, वो माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी के लिए आए और उन्होंने आज माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि उनके द्वारा एक समिति गठित की गई है जो इन सभी उच्च अधिकारियों की एक सूची तैयार कर रही है जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है। खबर हल्द्वानी से, जो शहर के तमाम क्षेत्रों में पानी की किल्लत होने लगी है। वहीं एक तरफ वार्ड 37 के निवासियों ने जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर वार्ड 58 के पार्षद मनोज जोशी क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ जल निगम के दफ्तर पहुंचे और इस दौरान दोनों कार्यालयों में लोगों के अधिकारियों के साथ पानी की व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हुई। दमोह ढूंगा क्षेत्र के लोगों ने लाइनमैन पर पानी खेलने के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है। तो वहीं दिल्ली हल्द्वानी के लोगों ने विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जल संस्थान क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन अब यह व्यवस्था जल निगम को हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में ना तो पानी की वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है और ना ही मरम्मत का कार्य हो रहा है। टैंकर चले हैं सभी क्षेत्रों में, कहाँ पर कहीं पर 2 जा रहे हैं, कहीं 3 जा रहे हैं, कहीं 4 जा रहे हैं। आपके दमोह ढूंगा क्षेत्र में फिलहाल 4 टैंकर जा रहे हैं, मतलब 2 सरकारी 2 प्राइवेट, इस टाइप से जा रहे हैं।
न रोड है हमारे वहाँ, न पुलिया है, न लाइट है हमारे वहाँ। एक पानी मिल रहा था, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। पानी भी सुरेश लाल बंद कर देता है। 1 महीने से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। सुरेश लाल लैंडमैन है, पता नहीं कौन है, अब ये हम नहीं जानते। वही बगल में रहता है हमारे को पानी नहीं देता है। यहाँ से टैंकर मंगा रहे हैं तब हमारे घरों में पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, गए हैं वहाँ वो सुमित निर्देश के पास गए हैं कल, वहाँ से फाइल बना के लाए हैं ये, तब हम यहाँ आए हैं अपनी दिक्कत के लिए। तो हमारे पास जो बिल जमा हुए हैं वो संस्थान पर हुआ है, हमारे पास तो कोई फंड आया नहीं है। हमने उच्चाधिकारियों से बात भी करी तो वो ये कह रहे थे कि जो मेंटेनेंस जो बिल जमा करके जो आएगा उससे आप जो परेशानी मेंटेनेंस में चलाने में जो होगी वो ठीक करेंगे करके। फिलहाल अभी एक प्रॉब्लम ये है, जहाँ के अगर कोई प्रॉब्लम है, अब टैंकर वाली जो व्यवस्था, ये व्यवस्था हमारे वहाँ है नहीं टैंकर की। तो अगर ऐसी है, हम कोशिश ये कर, पहले एक बार अगर 3 दिन पानी नहीं आया, उस समय वाल्व ख़राब हुआ था, वाल्व था नहीं तो मंगाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब वाल्व सारी वो चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं, अब उतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाए। रामनगर में पार्किंग के नाम पर नगरपालिका ठेकेदार ट्रांसपोर्टरों संचालकों से की जा रही अवैध वसूली का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात अवैध वसूली को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही पुलिस के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। बुधवार को ट्रांसपोर्टर संचालकों ने नगरपालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम के आदेशांश अधिकारी मयंक कुमार का घेराव करते हुए पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली भत्ता पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, ऐसा है, हमें तो अभी संज्ञान में आया कि ये गांव से ही वसूल कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। जहाँ 10 रुपये लेने चाहिए थे वहाँ पे 200 रुपये की रसीदें काट रहे हैं। बिल्कुल इनलीगल है। हमने नोटिस तैयार करा दिया, उसे दे देंगे, वो नहीं मानेगा उसका ठेका कैंसिल करेंगे, दोबारा फिर कैंसिल करेंगे। जो उसकी रकम आ गई उसे हम जब्त करेंगे और उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। जो बात है, जो हमारे करने का लठ लेके तो मैं जा नहीं सकता। अपनी कलम से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली की जा रही है। आज सुबह आकर के मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जैसा कि आज विभिन्न ट्रांसपोर्टर और सब यहाँ इकट्ठा हुए मोटर वाहन, इनके द्वारा ये कुछ पर्चियाँ भी दिखाई गई कि 150-200 रुपये भी रसीदें काटी जा रही। यह अनुचित है और ठेकेदार के विरुद्ध है। आज ही मेरे यहाँ से कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जोर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज में जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने बहुउद्देशीय शिविर लगाया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। शिविर के माध्यम से सरकार के बचे कामों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मानस खंड की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला स्थान मिला। राज्य भर में हर प्रमुख शहरों में घुमाया जा रहा है, लोगों को मानस खंड के बारे में जानकारी मिल सके। रेखा आर्य ने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि पहली बार 26 जनवरी को परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये अपने उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी जो है 26 जनवरी को राजपथ पर और परेड ग्राउंड की प्रस्तुति में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला जो है ये विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि अपने इस मानस खंड की झांकी को पूरे जनपदों में, अपने 13 के 13 जनपदों में इसका भ्रमण कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति इससे एक जुड़ाव महसूस करता है और निश्चित रूप से एक ये संदेश कि ये वो गर्व के क्षण है जो हमने दिल्ली में देखे, ये अब आपके मध्य में आपके साथ इस तरीके से सरोकार किए हुए हैं, उसका संदेश देता हुआ है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला या निर्णय स्वागत है। सितारगंज शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के सामने बीड़ी मांगने को लेकर 2 मजदूरों में विवाद हो गया, जिसके बाद चाकू लेकर पहुंचे आरोपी ने बीच बचाव करने वाले मजदूर की सड़क में दंदहाड़े निर्मम हत्या कर दी। हमलावर से दूसरे मजदूर ने भागकर जान बचाई। हत्याकांड के बाद आसपास में सनसनी फैल गई। हत्याकांड की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, सीओ वीर सिंह, नानक मत्ता, उप निरीक्षक देवान सिंह बिष्ट, सिडकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिष्ट आदि पहुंच गए। पुलिस ने हत्याकांड में मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी मजदूर हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना क्षेत्र में टीचर्स कॉलोनी के सामने एक घटना प्रकाश में आई जिसमें श्रमिक वर्ग के दो व्यक्तियों के बीच आपस में पहले झगड़ा हुआ और उसी घटना में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की चाकू मार दिया गया और चाकू मारने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उस दौरान जो है ये हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन किया और साथ में जो मृतक है उनकी धर्मपत्नी द्वारा तहरीर दी गई थाने में और तहरीर प्राप्त होकर तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर घटना थी। उसका संज्ञान लेते हुए उतनी प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए उस पर तत्काल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, एविडेंस कलेक्ट किया और मात्र 4 घंटों के भीतर हमने अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त असला सहित हम लोगों ने गिरफ्तार किया। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहां पर आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन उत्तराखंड के बैनर तले बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक गरुड़, बागेश्वर, कपकोट की आशा कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर आशा कार्यकर्ताओं की नियमितीकरण और न्यूनतम मानदेय दिए जाने के संबंधित 9 सूत्रीय मांगों को एक ज्ञापन जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा है। प्रदर्शन कर रहे बागेश्वर जिले की आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि काफी मजबूरी में आशा कार्यकर्ता दिन काट रही हैं। एक निश्चित मानदेय के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को देखा जाए। बागेश्वर में जो आशा घर बनाया गया है वो केवल नाम का घर है, वहाँ दवाइयों का गोदाम बनाया गया है। बागेश्वर की आशा कार्यकर्ताओं को काफ़ी शोषण किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष गणेश कोरा का कहना है कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर आशाओं का शोषण हो रहा है। आशा कार्यकर्ती एवं सरकारी सर्वे की तरह कार्य करती हैं। आज तक आशा कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली गई है। हम की काफ़ी मजबूरी है यहाँ पर, हमको ना हमारी जो प्रोत्साहन राशि है वो भी हमें समय से ही नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि हमको टुकड़ों में ना दे करके हमारा एक निश्चित मानदेय किया जाए, कम से कम महीने की 18,000 हमारा मानदेय किया जाए। जो हमारा यहाँ पर आशा घर बनाया गया है, बागेश्वर में भी नाम का तो आशा घर बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सारी दवाओं से फुल है वो कमरा, वहाँ पर आशाओं के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बेड लगा रखा है, अगर माना रात में 4 डिलीवरी एक साथ हो जाती, 4 आशाएं कहाँ पर रहेंगी? तो हम लोगों के लिए काफ़ी, हम लोगों को हमारा आशाओं का काफ़ी शोषण किया जा रहा है। हमारी सरकार से विनती है कि अगर हमारी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी नहीं की तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और कोई भी काम, हमारा काम हम सब रोक देंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर आशाओं का शोषण हो रहा है। पूरा काम करती है, पूरा एक सरकारी सर्वर के बराबर पूरा काम करती है। आज तो उनको मानदेय लागू नहीं है, केवल इंसेंटिव मिलता है, वो भी पर्याप्त, तो उसका परिवार का भरण पोषण इंसेंटिव से नहीं होता है। इनकी कई मांगे हैं। पहले इनके आशा घर वहाँ हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ इनके आशा घर नहीं है। दूसरा, इनका राज्य कर्मचारी घोषित होना है। तीसरा, इनका मानदेय बढ़ाना है। इंसेंटिव को हटा के मानदेय बढ़ाया जाए। जब तक मानदेय नहीं होता है तब तक जो है इनको जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका डबल दिया जाए। खबर उत्तराखंड से, जहां दिनेशपुर थाना अंतर्गत गांव आनंद खेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में 32 वर्षीय मिस्त्री सुबह के पास पेड़ से लटका मिला। मौत की खबर सुनकर गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पचरावा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का बच्चा 7 साल का है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक की पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इस बात को लेकर मृतक काफी दिनों से परेशान चल रहा था। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है। मामले की जानकारी अभी सुबह मेरे को जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे आनंद खेड़ा नंबर 1 में किसी लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया है। तो अब गांव वालों से जानकारी मिल रही है कि इनका मियाँ बीवी का कुछ आपस में लफड़ा चल रहा था और ये रात से गायब था और अभी सुबह जो है यहाँ लटका हुआ मिला। हमारे थाने की पुलिस आ गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ एरिया। नमस्कार।